से लाए हुए लोहे के छल्लों को अभिमन्यु ने नौकरों से कहकर अपने कमरे की छत के लोहे की छड़ से रस्सियों के सहारे बांधकर लटकवा दिया। ऐसा करने में सुबह से शाम हो गई। सारे नौकरों ने अभिमन्यु के मन मुताबिक उन छल्लों को एक विशिष्ट वृत्ताकार क्रम में सजा दिया। उनके जाने के बाद अभिमन्यु ने अपने कमरे का मुआयना किया। कमरे के बीचों बीच उसके सर पे 10 लोहे के गोले लटक रहे थे। अभिमन्यु ने शांति से यह सब देखा और एक गहरी सांस भरते हुए एक अजीब से उत्साह के साथ दरवाजा बंद किया। चलो शुरू करते हैं, ये कहकर वो दूसरी छोर पर पहली लोहे की गेंद के पास गया। उसने जोर से उस गेंद को धक्का दिया और वो गेंद हवा में आगे पीछे लहराने लगी। उसी तरह बाकी गेंदों को भी धक्का देकर वो उन गेंदों के बने हुए घेरे के बीच में आकर खड़ा हो गया और एक एक करके अपनी तरफ आती हुई गेंदों के वार को अपने हाथों से हवा में अलग अलग तरीके से लहरा कर रोकने लगा। जीरो के मुताबिक इस अभ्यास से उसके वार को रोकने की क्षमता, हाथों और शरीर में मजबूती और फुर्ती, इन तीनों ही पहलुओं में अद्भुत बढ़ोतरी होगी। और यह अभ्यास करना अभिमन्यु को बहुत पसंद भी आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो वो कोई खेल खेल रहा हो। अभिमन्यु मस्ती में घंटों ये खेल खेलता रहा। तभी अचानक एक लोहे की गेंद वापस आते हुए अभिमन्यु की छाती पर लगी और उसके आघात से वो अपनी जगह से हिल गया और एक के बाद एक लोहे के गोले उसे लगने लगे। किसी तरह बचते बचाते वो घेरे से बाहर निकला और एक जोर की सांस ली। उसे अपने शरीर के विभिन्न मांसपेशियों में गोलों की आघात के कारण दर्द अनुभव हो रहा था। थोड़ी देर बिस्तर पर लेटे रहने के बाद उसे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ और उसने जीरो की मदद से खुद के शरीर की स्थिति को जांचने की सोची। मुझे इस दर्द से ठीक होने में कितना समय लग जाएगा? उसने मन में जीरो से कहा। 20 मिनट, जीरो ने उत्तर दिया। मन में ऐसा कहकर वो थोड़ी ठंडी सांस लेने सीधा महल के बाहर प्रशिक्षण मैदान में पहुंच गया। वहां पर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था। वो लोग नारे लगाकर प्रोत्साहन देते हुए मालूम हो रहे थे। अभिमन्यु भीड़ को चीरते हुए आगे पहुंचा तो उसने देखा कि संग्राम सिंह और कांति सिंह एक दूसरे के साथ युद्धाभ्यास कर रहे थे। कांति सिंह अपनी पूरी कोशिश के साथ भी संग्राम सिंह का वार रोक नहीं पा रहा था और वो पसीने से तरबतर हो गया था। महल के लगभग सारे योद्धा वहां पर एकत्रित थे। तभी अभिमन्यु को कुछ याद आया और उसके चेहरे पर उत्साह के साथ एक मुस्कान आ गई। अभिमन्यु इस मौके की तलाश में था। बहुत दिनों से था जब सारे योद्धा उसे अपनी आंखों के सामने एक साथ दिखाई दे। उसने जीरो से कहा, इन सब की ताकत, क्षमता और कौशल की जांच करो और अपनी याददाश्त में स्टोर कर लो। और वो एक के बाद एक सभी योद्धाओं को कुछ सेकंड के लिए घूरने लगा ताकि जीरो सभी की सूचना सही ढंग से जमा कर ले। वो जानना चाहता था कि कौन सा योद्धा कितना सक्षम है और जरूरत पड़ने पर वो उन सब का किस तरह इस्तेमाल कर सकता है। क्या तुमने अपना काम खत्म कर लिया? सभी योद्धाओं को एक एक बार ध्यान से देखने के बाद अभिमन्यु ने जीरो से पूछा। जानकारी सुनिश्चित की गई, जीरो ने उसके मन में उत्तर दिया। ये सुनते ही वो वापस महल की ओर मुड़ा। उसके शरीर का दर्द कम हो गया था और अब वो अच्छा महसूस कर रहा था। पर लगभग 12 घंटों से उसने कुछ खाया नहीं था और उसे अब भूख लग गई थी। वो सीधा डाइनिंग रूम में पहुंचा। वहां कुछ दासियां टेबल साफ कर रही थी और उनमें से एक अभिमन्यु को देखकर दौड़ते हुए उसके पास आई और प्रणाम कर बोली, युवराज अभिमन्यु, आपके कहने के अनुसार वो सारी चीजें जो मुझे मिली मैंने इकट्ठा कर ली हैं, पर मुझे खेद है कि अभी भी बहुत सारी चीजें लानी बाकी हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे पास बहुत ज्यादा समय नहीं था। उसने अपनी बात खत्म की और सर झुका लिया। ध्रुव ने बाकी नौकरानियों को वहां से जाने का आदेश दिया और कहा, कोई बात नहीं, कहाँ रखा है सब कुछ? रसोई घर में, नौकरानी ने उत्तर दिया। वे जल्दी से किचन में चले गए। कई तरह के फल, सब्जियां और मांस रसोई के बीच में एक बड़ी मेज पर रखे थे। मुझे बस इतना ही मिल सका, नौकरानी ने फिर से कहा। ठीक है, अब तुम जा सकती हो, अभिमन्यु ने कहा और वो उस बड़ी मेज की तरफ बढ़ा। दरअसल वो कुछ और ऐसे खाद्य पदार्थों की खोज में था जिसे खाकर उसकी क्षमता और ताकत में बढ़ोतरी हो सके, और इसलिए उसने नौकरानी से महल में उपस्थित लगभग सारे खाद्य पदार्थों को इकट्ठा करके उसके पास लाने का आदेश दिया था ताकि जीरो की मदद से वो उन सब की जांच कर सके।
खुद को ताकतवर और पराक्रमी बनाने में वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता था और इसलिए वो सारे तरीके और पैंतरे आजमा रहा था। क्या पता किससे क्या मदद मिल जाए। मोमबत्ती की रोशनी में अभिमन्यु ने एक एक चीज का परीक्षण किया। सबसे पहले मेज पर एक कोने में रखे बैंगनी रंग के एक फल को उसने उठाया और दांतों से उसे काटते हुए उसका स्वाद महसूस किया। वो थोड़ा कसैला था। फलों की जांच करो और मुझे बताओ कि इनमें क्या कुछ ऐसा है जो मेरी सहन शक्ति और ताकत बढ़ाए, उसने मन में आदेश दिया। आदेशानुसार जीरो ने अपना काम करना चालू किया। बैंगनी फल, लाल सब्जियां, नीले रंग का मांस और विभिन्न प्रकार के मेवे, ये सब खा लेने के बाद अभिमन्यु टेबल से उठा और जीरो के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी देर में जीरो की आवाज उसके कानों में आई। कोई खास प्रभाव नहीं। जीरो के इस उत्तर से ध्रुव थोड़ा निराश हुआ। खाने की अजीब चीजों को देखकर ध्रुव को अचानक ही बर्गर और पिज्जा की याद आ गई। वो जब से इस जन्म में आया था उसकी फास्ट फूड की क्रेविंग उसे बेचैन कर रही थी, लेकिन फास्ट फूड का ऑप्शन ढूंढने का उसके पास वक्त नहीं था। फिलहाल उसका ध्यान सिर्फ उसकी ताकत बढ़ाने की ओर था और इसी वजह से वो ऐसे खाने की तलाश में था जिसको खाकर वो अपनी ताकत और युद्ध क्षमता बढ़ा सकता था। इसलिए उसने बाकी बची चीजों की जांच करके यह आश्वस्त करना ठीक समझा कि यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो पेट भरने के अलावा कुछ और कर सके। पर लगभग आधे घंटे बाद उसे कुछ ऐसा मिला जिसकी वो तलाश कर रहा था। ताकत बढ़ाने में बहुत कारगर पर नकारात्मक प्रभाव, दस्त। जीरो की यह सूचना सुनकर ध्रुव निश्चय नहीं कर पा रहा था कि वो खुश हो या निराश। मेरी ताकत में बढ़ोतरी होगी पर इससे दस्त होने की संभावना है। इस पूरी जानकारी को ब्लू बंबू नाम से स्टोर करो। अभिमन्यु ने उस सब्जी को देखते हुए जीरो से कहा। यह देखने में सामान्य बांस की तरह था पर इसका रंग नीला था। खाने में यह कुरकुरा लगता था और इसका स्वाद थोड़ा खट्टा था। नाम दिया गया ब्लू बंबू। रोज 10 दिन तक, दिन में रोजाना 3 बार खाने से आपकी ताकत में 2 की वृद्धि हो जाएगी, जीरो ने कहा और एक ग्राफ ध्रुव की नजरों के सामने नीले कलर में आ गया। ध्रुव ने देखा कि बांस के दोनों छोरों पर ताकत बढ़ाने वाले रसायन सबसे ज्यादा मात्रा में हैं। अभिमन्यु ने एक ब्लू बंबू को उठाया और उसके छोरों को दांत से चबाकर खाने लगा। पहले तो उसका स्वाद काफी खट्टा था पर धीरे धीरे वो थोड़ा मीठा लगने लगा। यहाँ के लोग इसे पाचन शक्ति बढ़ाने के लिए खाते थे पर उन्हें नहीं पता था कि ये ताकत बढ़ाने में उतना ही ज्यादा उपयोगी है। पर अभिमन्यु को ये लगभग 30 बार 150 ग्राम इतना खाना है और इसलिए जीरो ने उसको दस्त की चेतावनी दी थी। उसने बैठकर धीरे धीरे चबाकर उपयुक्त मात्रा में ब्लू बंबू को खाया और उठकर सीधा अपने बेडरूम में आ गया। वहां पहुंचकर उसने फिर से लोहे के गोलों के साथ अभ्यास शुरू कर दिया। मान्या और सौम्या उससे कुछ बातें करना चाहती थी पर उसने उन्हें बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी और उन्हें अपने कमरे से जाने का रूखा आदेश दे दिया। यहां तक कि अगले 3 दिनों तक वो हर एक घंटे क्या करेगा उसका निश्चय उसने पहले से ही कर रखा था। वो लगभग 3 घंटों तक लगातार अभ्यास करता रहा और फिर सोने का निश्चय किया। अगर सोना इतना जरूरी नहीं होता तो शायद उसने अपनी दिनचर्या में उससे भी अहमियत नहीं दी होती। वो पूरी निष्ठा और लगन से अपने काम में जुटा हुआ था। अगले दिन सुबह उसने संग्राम सिंह से अपने लिए कुछ समय मांगा था जिसमें वो शुरुआती तलवारबाजी के आगे की कला सीख सके। उसे सिर्फ संग्राम सिंह को देखकर उसके क्रियाकलापों को चिप में स्टोर करना था जिससे वो बाद में कभी भी देखकर अभ्यास कर सके। वो जल्दी से उठकर सीधा प्रशिक्षण मैदान की ओर भागा। संग्राम सिंह वहां काफी देर से उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। अभिमन्यु को आते देख उन्हें आश्चर्य और खुशी दोनों एक साथ अनुभव हुई। उसने आते ही संग्राम सिंह को प्रणाम किया और देर से आने की माफी मांगी और बिना ज्यादा समय गंवाए प्रशिक्षण मैदान के कोने से लकड़ी की 2 तलवार ले आया। संग्राम सिंह नहीं जानता था कि अभिमन्यु का शुरुआती तलवार कौशल कैसा है और वो पहले ये आश्वस्त होना चाहता था कि उसे कम से कम थोड़ा बहुत हाथ हिलाना आता हो और इसलिए उसने सबसे पहले अभिमन्यु के ऊपर अग्र काट करते हुए प्रहार किया जिसे अभिमन्यु ने बहुत सहजता से रोक लिया और उसके जवाब में एक ऊपर की काट संग्राम सिंह पर चला दी। संग्राम सिंह को वार रोकने में समस्या तो बिल्कुल नहीं हुई पर अभिमन्यु की इस फुर्ती से वो बहुत प्रसन्न और चकित हुए और उन्होंने कहा, अंश तुम्हें बहुत अच्छा सिखा रहा है, मैं बहुत खुश हुआ।
महाराज से मैं तुम्हारी प्रशंसा और अंश की सिफारिश दोनों जरूर करूंगा। उसके बाद संग्राम सिंह काफी देर उसे तलवारबाजी के बहुत सारे आगे के गुण सिखाते रहे और अभिमन्यु उन्हें बखूबी अपने चिप में रिकॉर्ड करता रहा। उन्होंने आक्रमण के साथ साथ बचाव के भी बहुत सारे तरीके अभिमन्यु को बताए और कहा, इनमें पारंगत होने के लिए आपको हर रोज जी जान से इनका अभ्यास करना होगा। पर मुझे इस बात का दुख है कि मैं हर रोज अपनी व्यस्तता के कारण आपको समय नहीं दे सकता, पर जल्दी ही मैं कोशिश करूंगा कि इसका कोई रास्ता निकालूं। कोई बात नहीं चाचा संग्राम, अभिमन्यु ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके बाद संग्राम सिंह प्रशिक्षण मैदान के दूसरे छोर पर खड़े अपने घोड़े पर बैठ के पूर्व दिशा की ओर चल पड़े। उनके पीछे लगभग 10 बख्तरबंद घुड़सवार और हो लिए। अभिमन्यु उन घोड़ों के पैर के नीचे से निकले धूल के गुबार को कुछ देर तक देखता रहा। देखते ही देखते वो सारे घोड़े आंखों से ओझल हो गए। उसके बाद अभिमन्यु ने अभी अभी रिकॉर्ड हुई चीजों को जांचना शुरू किया और उसने पाया कि सारी चीजें ठीक से स्टोर कर ली गई हैं। निपुण तलवारबाजी। अभिमन्यु ने जीरो को अभी अभी स्टोर की हुई चीजों को ये नाम देने के लिए कहा। नाम दिया गया निपुण तलवारबाजी। क्या आप एक दृश्य प्रदर्शन चाहेंगे? जीरो ने पूछा। हाँ, अभिमन्यु ने कहा। ऐसा कहते ही उसकी आंख के सामने संग्राम सिंह के द्वारा प्रदर्शित किया हुआ एक एक्शन आ गया और उसे ऐसा लग रहा था जैसे संग्राम सिंह उसकी आंखों के सामने खड़ा हो। अभिमन्यु कुछ देर तक अभ्यास करता रहा, फिर वो महल में वापस आया और फिर बेडरूम में पहुंचकर उसने अपनी ताकत की जांच की। उसकी ताकत 0.8 से बढ़कर लगभग 1.4 हो चुकी थी। ब्लू बंबू का रसायन अपना काम बखूबी कर रहा था। वो अपनी प्रगति से बहुत खुश हुआ। बस थोड़ा समय और, मुझे अपनी तैयारी पूरी करने के लिए 3 या 4 दिन और चाहिए। अभिमन्यु ने सोचा, केवल एक आखिरी काम करना है। उसने लोहे के गोले की ओर देखा और कहा। दूसरी तरफ महल के बाहर जंगल में पासा एक ऊंचे पेड़ की शाखा पर खड़ा होकर महल की ओर देख रहा था। छोटे चूहे, उस दिन तो तुम मुझसे बच गए थे, पर अब तुम्हें मेरे हाथों से मरने से खुद भगवान भी नहीं बचा सकते, पाशा ने दांत पीस कर कहा। पिछली बार वो पूरी तरह से तैयार नहीं था और उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि संगठन ने जिस लड़के के बारे में जानकारी देते हुए उसे कमजोर और प्लेबॉय बताया था, वो इस तरह का निकलेगा। इस बार वो पूरी तैयारी के साथ आया था। उसने भवानी सिंह और संग्राम सिंह को महल से बाहर जाते हुए देख लिया था और उसने योजना बनाई थी कि पहले वो महल में बैठे अभिमन्यु को बेरहमी से मारेगा और उसके बाद घात लगाकर भवानी सिंह के वापस आने का इंतजार करेगा। वो बस महल के मुख्य द्वार के खुलने का इंतजार कर रहा था और अचानक महल का दरवाजा खुला और पासा ने देखा अभिमन्यु 2 सिपाहियों के साथ बाहर आया और जंगल की तरफ जाने लगा। पासा उसे देखते ही पहचान गया। हाँ, ये वही है। उसकी आंखों में खून उतर आया था। लोग सही ही कहते हैं, जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की ओर भागता है। उसने हंसते हुए कहा और पेड़ से नीचे उतरकर जंगल में कहीं गायब हो गया। क्या अभिमन्यु इतने खूंखार घायल हत्यारे के हाथों मारा जाएगा या फिर उसकी योजना रंग लाएगी? अभिमन्यु की तलवार उसके बेल्ट पर थी और उसका धनुष उसके कंधे पर। उसकी पीठ पर रखा हुआ तरकश तीरों से पूरी तरह भरा हुआ था। अपनी उंगलियों की सुरक्षा के लिए उसने दस्ताने पहन रखे थे और इस बार उसने अपने सारे तीरों के साथ साथ तलवार पर भी एक अलग तरीके का हरे रंग का जहर लगाया हुआ था। वो पूरी तैयारी में मालूम हो रहा था। प्रशिक्षण मैदान के आगे जंगल में वो अकेला ही घुसा और दोनों सैनिकों को एक लंबी बातचीत के बाद वापस महल की ओर जाना ही पड़ा। वो अभिमन्यु की सादत के आदी हो चुके थे और उन्हें इस बात का जरा भी अंदेशा नहीं था कि युवराज को ऐसे जंगल में अकेले छोड़ना खतरनाक हो सकता है। खैर, अब अभिमन्यु जंगल में अकेला था। वो जंगल में ज्यादा अंदर नहीं गया होगा कि उसे जीरो की आवाज आई। अज्ञात संदिग्ध सामने, बचाव के लिए तैयार रहें। अभिमन्यु को पिछली बार की तरह फिर से भय और असहजता महसूस हुई और वो कुछ सोच पाता इसके पहले ही जीरो की मदद से वो बाईं ओर लुढ़क गया
और एक चांदी का नुकीला चाकू पहले वो जहां खड़ा था वहां आकर गिरा। अगर अभिमन्यु कूदा नहीं होता तो झड़प शुरू होने से पहले ही उसका काम तमाम हो गया होता। ये वही है। स्थिति का जायजा लेने के बाद अभिमन्यु को याद आया कि पिछली बार उसके साथ क्या हुआ था। वो बहुत क्रुद्ध महसूस कर रहा था क्योंकि और एक पेड़ के पीछे छिपकर अपनी तरकश से एक जहर में डुबाया हुआ तीर अपने धनुष पर साध कर योजना के मुताबिक जीरो की दिखाई हुई दिशा में चला दिया। इस बार ये सांप का जहर नहीं है, बच सकते हो तो बचो, अभिमन्यु ने कहा। और अब वो एकाग्रचित्त होकर छोटी से छोटी हलचल पे गौर करने की कोशिश करने लगा। पेड़ की ओट से निकलकर उसने एक और तीर उसी जगह पर चला दिया और फिर पेड़ के पीछे छिप गया। उसे तीर को रोके जाने की आवाज साफ सुनाई दी और उसके तुरंत बाद ही उसे लोहे की चाबुक की आवाज सुनाई दी, पर वो डरा नहीं। एक और तीर उसी दिशा में चलाकर वो जंगल में आगे की तरफ सीधा भागने की बजाय किसी सांप की तरह रास्ते में इंग्लिश वर्णमाला का स बनाते हुए भागने लगा ताकि वो संभावित घातों से बच सके। अभिमन्यु को पीछे से तेज कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। आगे उसे एक ढलान दिखाई दी। ढलान की सतह में वो छिपकर बैठ गया और उसने अपनी तलवार तान ली। मैं अभी भी कोई बहुत बड़ा योद्धा तो नहीं हूं, लेकिन कम से कम अब जवाबी कार्रवाई तो कर ही सकता हूं, अभिमन्यु ने दोनों हाथों से अपनी तलवार पकड़ते हुए सोचा। ढलान के ऊपर उसे कदमों की आहट सुनाई दी, जैसे कोई भागता हुआ वहां आया और वहां रुका। अभिमन्यु ने किसी सांप की तरह मुंह उठाकर ऊपर की ओर देखा। कदमों की आहट धीरे धीरे नजदीक आ रही थी। अभिमन्यु खुद को दुश्मन की नजरों से छिपाने के लिए दुबक कर बैठा हुआ था, पर वो पूरी तरह से तैयार था। जैसे ही वो कदम ठीक उसके ऊपर आकर रुके, वो हमला करते हुए उठा और अपने विरोधी के सिर पर वार किया। दो तलवार टकराने की आवाज जंगल में गूंज गई। अभिमन्यु ढलान से नीचे समतल जगह पर कूद गया और उसने ध्यान से पहली बार अपने जानी दुश्मन का चेहरा देखा। अभिमन्यु, मुझे बताया गया था कि तुम एकदम शून्य प्रतिभा के कमजोर प्लेबॉय किस्म के लड़के हो और तुमसे इस तरह की बचाव की उम्मीद नहीं थी मुझे। काले रंग के व्यक्ति ने अपना मुखौटा उतार दिया। वो एक औसत मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की तरह लग रहा था और उसके चेहरे पर एक बड़ा निशान था जो किसी जानवर के पंजों के लग रहे थे। तुम कौन हो? क्या तुम मरकटक से आए हो? अभिमन्यु ने बिना तलवार नीचे किए पूछा। तुम मरकटक के बारे में जानते हो? बहुत खूब, तुम समझदार भी हो। वो आदमी हंसा और उसने आगे कहा, हाँ, मेरा नाम पासा है। उसने अपने बाएं हाथ में चाबुक पकड़ रखा था। वैसे ये मेरा असली नाम नहीं है, पर तुम्हें अपना असली नाम जरूर बताता, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। पहले मुझे तुम्हारे सारे बचाव संयोग मात्र लगे, पर बार बार तुम्हारे प्रदर्शन से मैं समझ चुका हूं, ये सिर्फ कोई संयोग नहीं, पासा ने कहा। हाँ, अभिमन्यु ने पासा की बात सुनते हुए आसपास की जांच करनी शुरू कर दी। वे एक समतल भूमि पर थे। यहाँ की मिट्टी गीली और मुलायम थी और मिट्टी में से सड़न की बदबू आ रही थी। क्या तुम भागने की सोच रहे हो? पासा ने पूछा और हंसा। पर अफसोस, इस बार तुम मुझसे बचकर नहीं भाग सकते। बातचीत खत्म करने के बाद वो अभिमन्यु के ऊपर कूद पड़ा। अभिमन्यु किसी तरह खुद को बचाते हुए पासा के हाथों पर तलवार से वार करने में कामयाब हो गया, पर कवच पहने हुए होने के कारण पासा को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। बचाव करना शुरू, पीछे की ओर सर करो और ठीक उसी समय तलवार से हमला करो, जीरो ने अभिमन्यु के मन में कहा। अभिमन्यु थोड़ा पीछे हट गया और पासा के वार से बच गया। जीरो के कहे मुताबिक उसने तुरंत ही पासा की छाती पर वार किया। लानत है! पासा हैरान था। उसे अभिमन्यु के वार को रोकना पड़ा और वो बड़ी मुश्किल से ऐसा कर पाया, वरना तलवार उसकी छाती के आर पार हो जाती। पासा के पसीने छूट गए। एक छोटे कमजोर बच्चे के हाथों उसकी ये हालत, उसका अभिमान ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। छोटे चूहे, तुम मुझे समझते क्या हो? पासा को अपनी बात खत्म करने का मौका भी नहीं मिला। अभिमन्यु ने तब तक 3-4 तलवार के हमले उस पर कर दिए। हालांकि उसके सभी हमलों को पासा बखूबी रोक पाया, लेकिन फिर भी उसे इस बात की संतुष्टि थी कि वो पासा को अपने ऊपर हमला करने से रोकने में सक्षम है। ऊपर से दाईं ओर काट,
फिर जगह बदलकर ऊपर बाईं ओर, फिर जगह बदलो। अभिमन्यु बेबाक हमले कर रहा था और एक हमले के रुक जाने पर वो तुरंत जगह बदलकर दूसरा हमला कर रहा था। वो पासा के कमजोर अंग जैसे कि पेट, गला, हृदय या मुंह पर प्रहार करने की कोशिश कर रहा था। चिप की सहायता से अभिमन्यु अपने कौशल को तेजी से और सटीक रूप से प्रदर्शित कर पा रहा था। उसके सारे हमले एकदम कारगर थे और कहीं पर भी कोई त्रुटि नहीं थी। वो अपनी फुर्ती का बखूबी फायदा उठा रहा था। भले ही ताकत में वो पासा से बहुत कमजोर क्यों ना हो, पर अपनी चपलता और चिप की सटीकता से उसने पासा को अपने सामने घुटने टेकने पर लगभग मजबूर कर दिया था। अभिमन्यु के वार और तेज होते जा रहे थे और अब उन्हें ठीक से करने के लिए उसे चिप की जरूरत भी नहीं पड़ रही थी। जैसे उसका कोई वार अवरुद्ध हो जाता, वो बगल हटकर दूसरा वार कर दे रहा था। डंग 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 तलवारों की आपस में टकराने की आवाज और तेज होती गई। अभिमन्यु विभिन्न दिशाओं से हमला कर रहा था और पासा को किसी तरह के हमले का मौका ही नहीं मिल पा रहा था। पासा का चेहरा पूरी तरह लाल हो चुका था और वो एक के बाद एक हो रहे हमले को रोक रोक कर थक चुका था। अभिमन्यु की चपलता के सामने वो बहुत धीमा था। वैसे तो बहुत अनुभवी योद्धा था, पर अभिमन्यु की रफ्तार का उसके पास कोई जवाब नहीं था। ये चूहे बिल्ली की लड़ाई पासा के पक्ष में बिल्कुल नहीं थी और इसमें फंसकर वो बस अपनी शक्ति खो रहा था। प्रहार रोकते वक्त उसने अभिमन्यु की तलवार में लगे हुए अजीब से चमक रहे हरे रंग पे भी गौर किया और वो समझ गया कि ये किसी प्रकार का जहर है और इसलिए वो तलवार को पकड़कर हाथापाई पर नहीं उतरना चाहता था। हालांकि ताकत ज्यादा होने की वजह से हाथापाई इस झड़प में उसके लिए कारगर साबित होती, पर ऐसा करने में जहर के संपर्क में आने का खतरा था और वो इसे बिल्कुल भी नहीं छूना चाहता था। लानत है! पासा पूरी तरह से क्रोधित हो गया और वो अभिमन्यु से ना उलझते हुए पीछे की तरफ भागा। अभिमन्यु ने उसका पीछा किया। वो किसी झाड़ी में छुप गया। अभिमन्यु चिप की मदद से चारों ओर स्कैन करने लगा। तभी बाईं ओर की झाड़ियों से पासा निकला और उसने एक सफेद रंग की थैली से 5 चांदी के चाकू निकाले और उन 5 को एकदम सटीकता के साथ अभिमन्यु की ओर चला दिया। उन 5 चाकुओं में से 2 अभिमन्यु के हृदय की ओर लक्षित थे और बाकी 3 उसके सिर की ओर। इतने चाकू एक साथ अपनी ओर आते देख अभिमन्यु हैरान रह गया। खुद को बचाने या चकमा देने का उसे बिल्कुल भी समय नहीं मिला। उसे बाईं ओर लुढ़कना था और अपनी तलवार से सामने वाले प्रहार को रोकना था। उनमें से 2 चाकू तलवार से किसी तरह रोक लिए गए, लेकिन 2 चाकू उसके कंधों में घुस गए। उसके कंधों से खून बहने लगा और आखिरी वाला उसके बाएं हाथ में आकर लगा। अभिमन्यु की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। उसके शरीर से बुरी तरह खून बहने लगा, खासकर उसके बाएं हाथ से। उसे बहुत ज्यादा दर्द अनुभव हो रहा था। वो ऐसे दर्द को सहने का आदी बिल्कुल नहीं था। उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। किसी तरह उसने अपनी बांह से चाकू बाहर निकाला। मौके का फायदा उठाकर पासा ने चाबुक अभिमन्यु की ओर चला दिया। ऐसी हालत में भी किसी तरह हिम्मत करके बाईं ओर लुढ़कते हुए अभिमन्यु ने खुद को बचाया और उठकर जंगल की ओर भागा। कहां जा रहे हो? क्या मौत से कोई भी भाग सका है? पासा चिल्लाया और उसने पीछा करना शुरू कर दिया। पासा अभिमन्यु की रफ्तार से भागने में अक्षम था। उसने पीछे से कई सारे चाबुक के वार अभिमन्यु पर किए, पर चिप के सहारे अभिमन्यु उन वारों से बाल बाल बच रहा था। पासा ज्यादा देर तक अभिमन्यु का पीछा नहीं कर सका। पासा गुस्से में चिल्लाया और उसने पीछा करना बंद कर दिया। अच्छा होता अगर मेरे चाकुओं पर जहर लगा होता, पासा ने अफसोस करते हुए खुद से कहा। उसे हथियारों में जहर लगाना पसंद नहीं था। शायद ये उसका अति आत्मविश्वास था, पर उसे अब भी एक बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर अभिमन्यु उसके सभी वारों को पहले से कैसे पहचान ले रहा था और इतनी चपलता उसमें कहां से आई। हालांकि उसे अभिमन्यु की कमजोरी का पता चल चुका था और अब वो घायल भी था। युद्ध कैसा भी रहा हो, पर उसका परिणाम पासा के हक में ही जाता दिख रहा था। पासा ने धीमे कदमों से अभिमन्यु के शरीर से निकले खून से बनी रेखाओं का पीछा करना शुरू किया और ये रेखाएं थोड़ी दूर एक झाड़ी में जाकर खत्म हो रही थी। पासा ने अपनी तलवार निकाली और झाड़ी के बाहर घात लगाकर खड़ा हो गया।
तो क्या हुआ अगर तुम मेरे हमलों को पढ़ सकते हो? मैं तुम्हें बचने का मौका ही नहीं दूंगा। पासा मन ही मन सोचता हुआ तलवार ताने झाड़ी के बाहर खड़ा रहा। अचानक उसके पीछे से उसे कुछ हलचल की आवाज आई और उसने पीछे मुड़कर चाबुक चला दिया, पर तब तक काफी देर हो चुकी थी। अभिमन्यु की तलवार उसके कवच को काटते हुए उसके बाहों में घुस चुका था। अभिमन्यु के शरीर से निकले हुए खून की बदबू ने पासा के द्वारा उसके शरीर पर लगाए हुए ट्रैकिंग केमिकल की खुशबू को फीका कर दिया था, और इसी कारण उसके पीछे से आने की भनक तक उसे न लगी। पासा का कंधा घायल हो चुका था और वहां से बुरी तरह से रक्त का स्त्राव शुरू हो गया था, पर उससे ज्यादा चिंता की बात उसके लिए तलवार की धार पर जहर का होना था। तुम्हारा काम तमाम है अब, अभिमन्यु मुस्कुराया और उसने कहा। पासा ने अपने शरीर का पूरा दम लगाकर अभिमन्यु की छाती पर मुक्के से प्रहार किया। अभिमन्यु इस वार को रोक नहीं पाया और उड़ते हुए सामने की झाड़ी में जा गिरा। चारों तरफ खून ही खून गिरा हुआ दिखाई दे रहा था, जिसमें से कुछ अभिमन्यु का था तो कुछ पासा का। पासा ने जल्दी से एक छोटा सा पेपर बैग निकाला और उसने उसमें से सारा पाउडर निकल लिया, पर इसका कुछ खास फायदा होते हुए दिखाई नहीं दे रहा था। वो धीरे धीरे बहुत कमजोर होता हुआ महसूस कर रहा था। अभिमन्यु ने जिस जहर का इस्तेमाल किया था वो काफी तीव्र था। मुझे यहां से भागना होगा, पासा ने खतरे को भांपते हुए सोचा। अभिमन्यु किसी तरह खड़ा हुआ। मुक्के के वार से वो गंभीर रूप से घायल हो चुका था और उसको आसपास सारी चीजें धुंधली दिखाई दे रही थी। मेरे शरीर की स्थिति की जांच करो, अभिमन्यु ने जीरो को आदेश दिया। कई टूटी हुई पसलियां और आंतों में आंतरिक चोट। आप अपने कुल रक्त का लगभग 5% खो चुके हैं, जीरो ने सूचना दी। कोई बड़ी बात नहीं, मैं ठीक हूं। जीरो की खबर सुनकर अभिमन्यु को राहत मिली। वो अपनी तलवार के सहारे खड़ा हुआ और उसने पासा की ओर देखा। मरकटक के उस हत्यारे की हालत बहुत खराब थी। उसका शरीर पूरी तरह से नीला पड़ चुका था। क्या होगा अब घायल अभिमन्यु का अगला कदम? क्या किसी तरह वो हवाओं का रुख अपनी तरफ मोड़ पाएगा, या फिर अंततः काल का ग्रास बन जाएगा? अभिमन्यु ने अपनी तलवार के ऊपर सांप के जहर के साथ कई और अलग अलग तरह के जहर को जीरो की जांच क्षमता के आधार पर एक साथ मिलाकर लगाया हुआ था। निश्चित तौर पर इस जहर का कोई काट नहीं था। जंगल में आने से पहले उसने इस जहर का परीक्षण एक मुर्गे पर किया था और वो लगभग 3 मिनट के भीतर ही मर गया था। पर जहां तक पासा का सवाल था, ये जहर उस पर काफी कारगर तथा प्रभावी साबित हो रहा था। पासा को लगा कि उसे लकवा मार रहा है और उसने कुछ देर तक अभिमन्यु को घूरने के बाद पीछे हटने का फैसला किया। वो पहले ठीक होना चाहता था क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, और ऐसे में अभिमन्यु का सामना करना मौत को आमंत्रित करने जैसा था। अभिमन्यु की तेज गति और सटीकता का इस समय ऐसी हालत में उसके पास कोई जवाब नहीं था। क्या तुम भागने की कोशिश कर रहे हो? अभिमन्यु ने पूछा। जाने से पहले मेरा एक सवाल है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कहाँ छुपा हुआ हूँ, और मेरे सारे वारों को तुम पहले से कैसे समझ लेते हो? पासा ने गहरी आवाज में पूछा। इसका जवाब ऊपर जाकर भगवान से पूछना। अभिमन्यु हंसा और उसने छलांग लगाकर पासा पर फिर से वार किया। दोनों तलवारें एक बार फिर आपस में भिड़ गईं। पासा अभिमन्यु का प्रहार संभाल नहीं पाया और पहली बार उसे पीछे हटना पड़ा। पासा चिल्लाया और अपनी सारी शेष शक्ति के साथ अभिमन्यु को मारने की कोशिश की। अगर उसका मरना तय है तो वो अभिमन्यु को भी लेकर मरेगा। दोनों की तलवारें लगभग एक ही वक्त पर एक दूसरे के शरीर में लगी और खून की धारा बहने लगी। पासा के लिए किसी भी तरह यह विश्वास करना असंभव हो रहा था कि एक बच्चे के अंदर उसका सामना करने का पराक्रम कैसे हो सकता है। अभिमन्यु की तलवार पासा की दाहिनी आंख में लगी और उसके सिर के पिछले हिस्से के आर पार हो गई। इसमें अभिमन्यु ने अपनी सारी ताकत झोंक दी थी। अभिमन्यु का भी बायां कंधा गंभीर रूप से घायल हो गया था। हालांकि पासा द्वारा सर पर किए गए वार को अभिमन्यु ने चिप की सहायता से किसी तरह संभाल लिया, पर वो वार सिर की जगह उसके बाएं कंधे पर जा लगा।
इस प्रहार से उसके कंधे की मांस का कुछ हिस्सा कट गया था और उसकी हड्डियां दिखने लगी थी। अभिमन्यु ने गौर किया कि पासा अपने चाबुक को जोर से अपने हाथों में पकड़ रहा है और उसकी चाल जवाबी हमला करके जो समय मिलेगा उसकी मदद से यहां से बच निकलने की है। अभिमन्यु ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दे सकता था, क्योंकि अगर पासा बच निकला तो अगली बार कोई और बड़ी योजना बनाकर हमला जरूर करता और शायद तब उसकी जान पर बनाती। सो उसने पासा द्वारा चाबुक से किए गए हमले पर ज्यादा ध्यान ना देकर दौड़ते हुए तलवार पासा की आंतों में घुसा दी। चिप की मदद से ध्यान पूरी तरह पासा पर होने के बावजूद चाबुक से वो बाल बाल बच गया। मैं जीत गया। अभिमन्यु उत्साह और खुशी के मारे हंस पड़ा और अभी अभी पासा की आंतों में घुसाई हुई तलवार को उसने वापस बाहर खींच लिया। पासा धराशायी होकर जमीन पर गिर गया। 5 मिनट के भीतर ये जगह छोड़ दो, खून की बदबू जानवरों को आकर्षित करेगी। चिप ने आग्रह किया, पर अभिमन्यु इस जीत से इतना खुश था कि उसने चिप की चेतावनी को लगभग नजरअंदाज कर दिया और पासा के मृत शरीर की ओर बढ़ा। मैंने अभी अभी लड़ाई जीती है, मुझे कुछ इनाम तो मिलना चाहिए, अभिमन्यु ने कहा और उसने पासा के कपड़ों और कवच को खंगालना शुरू किया। उसे एक चाकू, एक बहुत ही धारदार तलवार, 2 लोहे की चाबुक, एक पर्स और एक अद्भुत सी दिखने वाली पन्ने की अंगूठी मिली। अभिमन्यु ने सब कुछ ले लिया और वहां से जाने लगा। बगल की झाड़ी में से किसी खूंखार जानवर के गरजने की आवाज सुनाई दी। अभिमन्यु को चिप की दी गई चेतावनी याद आई और वो बहुत तेजी से वहां से भागा। आवाज को वो समझ पा रहा था कि ये कोई बहुत खूंखार जानवर है और शायद ये जंगली पहाड़ी भालू भी हो सकता है। अभिमन्यु 1 सेकंड के लिए भी वहां नहीं रुका और पूरी रफ्तार से जंगल से बाहर भाग गया। उसने सोचा कि पासा के शरीर की खैर जंगल के जानवर ले लेंगे। अभिमन्यु लड़खड़ाते हुए जंगल से बाहर निकला। उसे वहां 2 पहरेदार उसकी ओर पहले से आते दिखे। युवराज अभिमन्यु, हे भगवान, ये क्या हुआ? दोनों गंभीर रूप से घायल अभिमन्यु को संभालते हुए बोल पड़े। मुझे वापस महल में ले चलो, अभिमन्यु ने जोर से सांस लेते हुए कहा। वो मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था। दोनों पहरेदारों ने उसे उठाया। प्रशिक्षण मैदान के घुड़सवार भी अपने युवराज की ये हालत देखकर मदद के लिए दौड़े आए और सब लोग मिलकर अभिमन्यु को वापस महल में ले गए। महल में अलग अलग अफवाहें तेजी से फैल गईं। कुछ ने कहा कि अभिमन्यु शिकार करते हुए घायल हुए हैं और कुछ का कहना था कि उसे डाकुओं ने लूट लिया और उसकी ये हालत कर दी, तो कुछ का ये भी कहना था कि उसका सामना जंगली काले भालू से हुआ था। अभिमन्यु को दोपहर में बेडरूम में अपने बिस्तर पर लिटाया गया और डॉक्टर उसके घावों की जांच करने आए। उन्होंने सावधानी से उसकी जांच की और उसे बताया कि उसे किस तरह अपना ख्याल रखना चाहिए। सौम्या अभिमन्यु के सिरहाने बैठी रही। उसकी देखभाल करने का जिम्मा उसने अपने सर लिया था और वो उसके लिए फल काट रही थी। फल खाने के बाद उसने दवाइयां खाई और काफी देर तक सोया रहा। आंख खुलने पर उसने देखा कि सौम्या अभी भी उसके बगल में बैठी हुई है और उसने उसके कमरे के बीचों बीच लगे लोहे के छल्लों को उतारकर एक कोने में नीचे रख दिया है। अभिमन्यु के पास मिली सारी चीजों को धोकर उसने एक बड़े से थाल में सजाकर रख दिया था। जब मैं सो रहा था तो क्या कोई आया था? अभिमन्यु ने पूछा। राम सिंह कुछ समय पहले यहाँ आए थे और उन्होंने आपको सोते हुए देखा। जाने से पहले उन्होंने मुझे आपका बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखने का निर्देश दिया। मान्य और आपकी बहनें भी आपको देखने आई थीं। अभिमन्यु ने कुछ नहीं कहा और सिर्फ सिर हिलाया। उसके पिता भवानी सिंह को शायद अभी तक उसके जख्मी होने की खबर नहीं थी और वो जहां गए थे वहां से 4 दिन बाद आने वाले थे। इसके अलावा राम सिंह ने कहा कि जिस जानवर से आपका सामना हुआ था वो एक काला पर्वतीय भालू था जो कि जंगली भालुओं से बहुत ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। सौम्या ने कहा। वयस्क पर्वतीय भालू? उस दिन लाइब्रेरी में अभिमन्यु ने इस जानवर के बारे में पढ़ा था। ये बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होता है और अकेले 2-4 शूरवीरों का सामना कर सकता है। भवानी सिंह ने एक साधारण जंगली भालू का शिकार किया था और यही इतनी बड़ी विजय और पराक्रम का सबूत था। अगर पासा के शरीर को खाने वाला वो कोई पर्वतीय भालू था तो अच्छा हुआ मैं समय पर भाग आया, वरना मेरी मौत भी तय थी। पूरा मामला याद करते हुए उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने सौम्या को बाहर जाने का आदेश दिया। वो कुछ वक्त अकेला रहना चाहता था।
सौम्या वैसे बाहर जाना तो नहीं चाहती थी, पर अभिमन्यु की अवज्ञा भी नहीं कर सकती थी। सो उसने अभिमन्यु को सलाम किया और बाहर चली गई। इसके बाद उसने लूटी हुई चीजों की एक एक करके जांच शुरू की। सबसे पहले उसकी नजर उन पन्ने की अंगूठी पर गई जिसमें से एक अनूठा हरे रंग का प्रकाश बाहर आ रहा था। वो इतना तो जानता था कि ये कोई साधारण अंगूठी नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो पासा ने इसे इतना संभाल कर नहीं रखा होता। उसने उसे गौर से देखा। उस अंगूठी के कोने पर ओम उकेरा हुआ था। उसके ओम पढ़ते ही उस अंगूठी में से हरे रंग का प्रकाश निकला और वो पूरे कोने में फैल गया। अज्ञात ऊर्जा का पता चला, अज्ञात किरणों का पता चला। जीरो ने चेतावनी संदेश भेजना शुरू कर दिया। अभिमन्यु हैरान था। उसने कुछ और किए बिना चमत्कारी हरी अंगूठी को देखा। हरे रंग के कारण उसका ऊपरी शरीर भी हरा प्रतीत हो रहा था। पूरे कमरे में हरा रंग फैलने से कमरा बहुत अजीब सा लग रहा था। अभिमन्यु को अपनी हथेली में ऐसा प्रतीत हुआ जैसे ठंडी हवाएं चल रही हो और वो हवाएं पल पल अपनी दिशा बदल रही हो। उसे ऐसा लगा जैसे उसने अपने हाथ में एक छोटा बवंडर पकड़ रखा है। ये क्या है? अभिमन्यु के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं था। अज्ञात ऊर्जा कम हो रही है, मैं इसे सोखूं या नहीं? चिप ने पूछा। क्या इन किरणों को सोखा जा सकता है? क्या इसका मुझ पर कोई असर होगा? उसने पूछा। पर्याप्त डेटा नहीं, इसका आपके शरीर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मैं ऊर्जा स्रोत को स्टोर कर सकती हूँ। जीरो ने कहा। इन किरणों को जमा कर लो। अभिमन्यु के पास सोचने का समय नहीं था, क्योंकि किरणें बहुत धीमी पड़ चुकी थीं। हल्की सी आवाज के बाद हरी बत्ती गायब हो गई। अंगूठी पर लगा पन्ना अब पूरी तरह से निस्तेज हो गया था और उसकी चमक खो गई थी। यह अब एक सामान्य हरे पत्थर की तरह लग रहा था। ये शक्ति? अभिमन्यु ने उस दिन उस किताब में से पढ़ी हुई कुछ चीजों को याद किया और उसकी ध्यान में आया कि उसमें लिखा हुआ था कि ये बहुत पहले यहां पर कुछ अद्भुत योगी रहते थे जिनके पास इस दुनिया के सबसे ताकतवर शूरवीरों से भी ज्यादा शक्ति थी। वो अपनी इच्छा से बारिश और तूफान भी ला सकते थे, अपनी उंगली से बिजली जैसी किरणें निकाल सकते थे। उनके पास सर्वनाश करने की ताकत थी और वो कुछ भी सुखद कर सकते थे। उनके पास लगभग किसी पौराणिक देवी देवताओं जितनी शक्ति थी। एक समय था जब वो इस दुनिया में रहते थे और खुद को जादूगर कहते थे। क्या मेरे हाथ जादूगरों की शक्ति लग गई है? अभिमन्यु ने एक गहरी सांस ली। वो उत्तेजित था और उत्साहित हो गया था। अवशोषण पूर्ण ऊर्जा आपके शरीर की ताकत में वृद्धि कर सकती है। यदि आप चाहें तो मैं वृद्धि प्रक्रिया शुरू कर सकती हूँ, पर ये बहुत धीमी गति से होगा। चिप ने बताया। किस चीज में वृद्धि? अभिमन्यु ने पूछा। फिलहाल तो आपकी चपलता से संबंधित भाग में वृद्धि होगी, चिप ने बताया। रुको, अभी मत करो। उसे अचानक नीले बांस की याद आ गई। अभी तक नीले बांस से मिलने वाली ताकत में वृद्धि को ही वो पूरी तरह से बढ़ा नहीं पाया था। उसे खाने से भले ही उसे डायरिया हो जाता हो, पर पहले वो उसे ही पूरी तरह आजमाना चाहता था। वैसे इस वृद्धि प्रक्रिया में कितना समय लगेगा? अभिमन्यु ने पूछा। लगभग 76 घंटे, जीरो ने उत्तर दिया। अभिमन्यु ने सिर हिलाया और फिर से अंगूठी पकड़ ली। वो जांचना चाहता था कि क्या वास्तव में किरणें चली गई। ओम ओम, उसने 2 बार कहा, लेकिन अंगूठी बिल्कुल नहीं चमकी। हालांकि वो जानता था कि ऊर्जा पहले ही चली गई थी, फिर भी वो दोबारा देखना चाहता था। उसने अंगूठी को अपनी उंगली में पहनने का फैसला किया। जीरो, मुझे बताओ कि कौन सा भोजन मुझे तेजी से ठीक होने में मदद करेगा? उसने आदेश दिया। जांच शुरू, जीरो ने सूचना दी। चिप आसानी से पता लगा सकती है कि इस समय अभिमन्यु के लिए सबसे अच्छा क्या था और सही खाने से उसके घाव जल्दी भरेंगे और उसको औरों की तुलना में ठीक होने में कम समय लगेगा। राम सिंह तथा डॉक्टरों को उसने बताया कि जंगल में शिकार के दौरान उसने देखा कि एक आदमी की झड़प जंगली भालू से हो रही थी और उसमें उस आदमी की मदद करते समय गलती से उसकी तलवार और चाकू से लग गए और उसके बाद किसी तरह भागकर वो जंगल से बाहर आया और आगे उस आदमी के साथ क्या हुआ वो नहीं जानता। डॉक्टरों का कहना था कि अभिमन्यु बहुत खुशनसीब है कि वहां से जिंदा वापस आ गया। अब वो उन्हें कैसे बताए कि असलियत में उसके साथ क्या हुआ था, क्योंकि ऐसा करने पर उससे सबको ये बताना होगा कि आखिर कैसे इतने कम समय में उसने तलवारबाजी के गुण सीख लिए और इतनी निपुणता के साथ उन्हें चलाने लगा।
उसकी ताकत और फुर्ती में इतनी ज्यादा वृद्धि कैसे हो गई? अगर वो सबको ये बताए कि कुछ विशिष्ट चीजों को खाने से शरीर की ताकत में अभूतपूर्व वृद्धि होती है, तो कोई भी उसकी बात नहीं मानेगा। और उसके दिमाग में चिप होने की बात भी वो किसी को नहीं बता सकता था। और अगर उसने ये बता दिया कि उसने अकेले ही मरकटक के एक बहुत ताकतवर हत्यारे का खून कर दिया है, तो महल में अलग अलग तरह की बातें होंगी और इससे उसकी परेशानियों में बढ़ोतरी ही होगी। इन सब बातों को सोचकर उसने अपना मुंह बंद रखना ही सही समझा। अभिमन्यु लगभग 3 दिनों तक बिस्तर पर रहा। वो तेजी से ठीक हो रहा था। चिप द्वारा बताए गए भोजन के चयन के साथ उसे तेजी से ठीक होने में मदद मिली। चौथे दिन चिप ने आखिरकार पुष्टि की कि वो अब शुरुआती अभ्यास कर सकता है। आखिर ये कैसी दुनिया है जहां से हर रोज एक नया रहस्य अभिमन्यु की आंखों के सामने आ रहा है? क्या ये अंगूठी उसके लिए कोई खतरा लाएगी या इस दुनिया के नए आयामों का दरवाजा उसके सामने खुलेगा? अभ्यास से वापस आने के बाद अभिमन्यु अपने कमरे से बाहर नहीं गया था। वो डाइनिंग रूम में जाकर नीले बांस के सिरों को भी नहीं खा रहा था, क्योंकि इस वक्त पे वो डायरिया का शिकार नहीं होना चाहता था। चिप की पुष्टि करने के बाद वो बेड से उठा और खिड़की के पास खड़े होकर बाहर देखने लगा। एक लंबा समय हो गया है, अभिमन्यु ने खुद से कहा। उसने चांदी की 2 धारी तलवार को अपने बेल्ट में खोसा। ये पासा की तलवार थी। उसकी तलवार झड़प के दौरान टूट गई थी और उसे मरम्मत के लिए लोहार के पास भेज दिया गया था। उसने एक सफेद रंग की पोशाक पहनी और कमरे से बाहर चला गया। महल में थोड़ी शांति लग रही थी, क्योंकि सारे योद्धा और भविष्य में बनने वाले शूरवीर महल छोड़कर नया वर्ष मनाने अपने अपने घर गए हुए थे। सिर्फ कुछ ही सेनानी महल में थे और ये वो लोग थे जिनका खुद का कोई परिवार नहीं था। उन सबको महल में रहने, खाने और सीखने की एवज में काम करना होता था। एक बार सेनापति बन जाने पर उन्हें महाराज को 5 साल मुफ्त में अपनी सेवा देनी होगी और फिर वो सेना में शामिल होने यहां से जा सकते थे। उन सभी के पास कुंडलिनी का बीज था और वो सब निश्चय ही भविष्य में अच्छे शूरवीर बनते। ध्रुव को यह सब अभिमन्यु की याददाश्त में झांकने से पता चला। ध्रुव प्रशिक्षण के मैदान पर चला गया और वहां अकेला था। सुबह का समय था और आसमान में बादल गहराए हुए थे। यह देखकर ध्रुव थोड़ा निराश हुआ। बारिश होने वाली है, ध्रुव ने आसमान की तरफ देखकर कहा। उसका मन वापस से महल में जाने का बिल्कुल नहीं था और अचानक उसे याद आया कि उसे जंगल में पासा के मरने वाली जगह पर जाकर देखना चाहिए कि आखिर उसके मृत शरीर के साथ क्या हुआ। ऐसा सोचकर अभिमन्यु महल के मुख्य दरवाजे की ओर चला। वहां 2 पहरेदार खड़े थे। अभिमन्यु को देख उन्होंने झुककर सलाम किया। क्या आप बाहर जा रहे हैं युवराज अभिमन्यु? एक सैनिक ने पूछा। हाँ, मुझे व्यायाम और टहलने की जरूरत है। क्या राम सिंह वापस आ गए? उसने सिर हिलाया और पूछा। हाँ, वे वापस आ रहे हैं और अपने साथ महाराज और कुछ योद्धाओं को भी ला रहे हैं, एक सैनिक ने हल्के स्वर में कहा। राम सिंह ने हमें सख्त चेतावनी देकर यह सुनिश्चित करने के लिए कहा था कि आप महल से दूर ना जाएं, खासकर गहरे जंगल की तरफ, उसने कहा। अभिमन्यु मुस्कुराया। राम सिंह जानते थे कि अभिमन्यु अपने पिता भवानी सिंह के अलावा किसी और की नहीं सुनेगा और इसलिए उसने युवराज अभिमन्यु को सिर्फ एक चेतावनी दी और जंगल में जाने से मना किया। वैसे उनके चिंतित न होने के 2 कारण थे। एक तो सर्वसामान्य कारण यह था कि उन्हें बाकी लोगों की तरह युवराज अभिमन्यु से कोई खास आकांक्षाएं नहीं थीं और अगर उसे कुछ हो भी जाता है तो साम्राज्य में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरा, वो अभिमन्यु की तीरंदाजी की कला से परिचित थे और वे जानते थे कि छोटे मोटे खतरों से वो अपनी रक्षा कर लेगा। अपनी सेहत और टहलने का हवाला देकर अभिमन्यु मुख्य द्वार से बाहर आ गया। घुड़सवारी के खाली मैदान में उसने अपनी तलवारबाजी के कौशल का अभ्यास किया और फिर थोड़ी देर बाद जंगल में चला गया। जंगल में दौड़ते हुए वो उसी जगह पर पहुंचा जहां उसने पासा से लड़ाई की थी। उसने उस ढलान को देखा
जहां पर वो छुपा था। आसपास की शाखाओं पर अभी भी खून के छींटे थे जो अब सूख चुके थे। ये सब देखने के बाद वो उस जगह पर पहुंचा जहां पासा मरा था। सिवाय खून के वहां कुछ भी नहीं था और वो खून के निशान झाड़ियों में जा रहे थे। अभिमन्यु समझ गया कि वो जानवर उसे जंगल में घसीट कर ले गया। चारों तरफ देखते हुए उसे अपना धनुष और तरकश भी मिला। उसने उन्हें उठाया और एक बार फिर खून के निशान पर नजर डाली। उसे बहुत कुछ सीखना और तलाशना बाकी था। वो ये सब सोच ही रहा था कि अपनी दाहिनी तरफ से उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। 2 अज्ञात लोग, कृपया सचेत हो जाएं। जीरो ने सूचना दी। अभिमन्यु दबे कदमों से दाहिनी ओर बढ़ा और झाड़ी के पास खड़े होकर उन दोनों अनजान लोगों की बातें सुनने लगा। 4 दिन हो गए, हमारा काम यहां नहीं हो पाएगा, एक आदमी ने गहरी आवाज में कहा। नहीं, ये ठीक है, महल में उसके वापस आने पर हम कर लेंगे, हमें बस थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है। थोड़ी तेज आवाज में एक महिला ने कहा। अभिमन्यु उन्हें सुन रहा था पर उसने महसूस किया कि उनकी आवाज धीरे धीरे धीमी हो रही है, क्योंकि वो दोनों जंगल में अंदर की तरफ जा रहे थे। इन दोनों की बातें सुनकर अभिमन्यु को भवानी सिंह की बात याद आ गई। ये शायद वही अपराधी हैं जिनकी खोज में वो लगे हुए हैं, और उसे याद आया कि सेनापति संग्राम सिंह ने कहा था कि ये कोई मामूली डाकू नहीं है बल्कि कुशल योद्धा हैं। उनके पास लड़ने का अद्भुत कौशल है। पासा के साथ लड़ाई के बाद अभिमन्यु को अब किसी लड़ाई से कोई डर नहीं लगता था। उसके उलट उसे मजा आने लगा था। उसके पास चिप की मदद थी और उसने तलवार कौशल में निपुणता हासिल कर ली थी। उसने अपनी ताकत और सहन शक्ति भी बढ़ा ली थी और अब वो लगभग एक शूरवीर जितना ताकतवर बन चुका था। साथ ही उसकी फुर्ती और तीरंदाजी का कोई तोड़ नहीं था। खुद को और मजबूत बनाने के लिए उसे ऐसे ही अनुभवों की जरूरत थी। हालांकि उसने पासा को मार डाला था, पर इसमें जहर का काफी बड़ा योगदान था। अभिमन्यु ने कुछ देर ये सब सोचने के बाद दोनों का पीछा करने का फैसला किया। वो चिप के दिखाए गए रास्ते पे उनका पीछा करने लगा। करीब 10 मिनट के बाद उन्हें जमीन पर कुछ पैरों के निशान मिले। उसने तेजी से उसका पीछा किया। उसे हवा में मांस पकाने की सुगंध आने लगी। उसने आसपास का मुआयना किया। चारों तरफ काफी लंबे और घने पेड़ फैले हुए थे। जंगल यहां इतना सघन था कि दोपहर होने के बावजूद सूर्य का प्रकाश जमीन तक नहीं पहुंच पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सांझ हो गई हो। यहां की हवा में अलग ही ठंडक थी जो उसने पासा के लिए रखे थे। अगर ये सारे अपराधी सचमुच सलादीन साम्राज्य के सेनानी हैं, तो वो उसे जल्द ही देख लेंगे, क्योंकि सलादीन साम्राज्य अपनी तीरंदाजी प्रतिभा के लिए जाना जाता है और वहां के योद्धा अद्भुत पराक्रमी होते हैं और उन्हें जंगलों का बखूबी ज्ञान है। अभिमन्यु बहुत सावधानी से चारों तरफ देख रहा था। मांस की गंध तेज होती जा रही थी और ऐसा लग रहा था कि उनका शिविर कहीं आसपास ही है। लेकिन उसने गलती से किसी चीज पर कदम रख दिया। कोई यहां है, बाहर देखो, किसी ने चिल्लाया। अभिमन्यु को समझ आ गया कि वो देख लिया गया है। 11 दुश्मन आगे, चिप ने बताया। अभिमन्यु ने लोगों को स्कैन किया। उसे नीले रंग की रेखाएं दिखाई दे रही थीं। वे झाड़ी में छुपे हुए थे और तेजी से उसकी ओर बढ़ रहे थे। वे सांप की तरह थे, शांत लेकिन तेज। उनमें से कुछ अभिमन्यु पर अपनी तीर चलाने की कोशिश कर रहे थे। उनके तीरों का रंग हरा था, जिससे उन्हें पहचानना मुश्किल हो रहा था। अभिमन्यु के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने लड़ने का फैसला किया। उसने एक तीर चलाया और यह तीर उनमें से एक को लगा। उसके कराहने की आवाज उसने सुनी। इसके बाद वो पेड़ के पीछे छिप गया। उन सबको भ्रमित करने के लिए उसने एक पत्थर हवा में फेंका। ऐसा करते ही एक ही समय में 3 हरे तीर पत्थर से टकराए और टक्कर के बाद पत्थर के टुकड़े टुकड़े हो गए। तीर की तीव्रता से अभिमन्यु हैरान रह गया। यह निश्चित रूप से कोई साधारण सैनिक नहीं था। इतना सटीक और शक्तिशाली तीर कोई। उसे घेर लो, एक गहरी आवाज वाला आदमी आदेश देने लगा।
अभिमन्यु को तलवारें खींचने की आवाजें सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि वो तीरंदाजी का खेल छोड़कर अपनी ज्यादा संख्या का फायदा उठाना चाहते हैं और अभिमन्यु को घेर कर मार देना चाहते हैं। अभिमन्यु भी उत्साहित था। उसे अपनी तलवार कौशल को परखने का एक और मौका मिल गया था। उसने भी अपना धनुष नीचे रखा और जानता था कि वो सब दबे पांव उसकी ओर आ रहे हैं। अभिमन्यु ने अपनी दाहिनी तरफ से आए हुए वार को रोका और उसने देखा कि उनकी तलवारें बहुत पतली हैं, सिर्फ एक उंगली जितनी। वार रुकने के बाद अभिमन्यु ने धक्का देकर उसका संतुलन बिगाड़ दिया और इसका फायदा उठाकर अपनी तलवार से उसका गला काट दिया। नीले बांस की टहनियां खाकर अभिमन्यु की ताकत में अद्भुत बढ़ोतरी हुई थी। साथ ही पासा की तलवार ने उसे और भी मजबूत बना दिया था। एक को समाप्त करने के बाद वो बाईं ओर मुड़ा और वार से नीचे झुककर बचते हुए पीछे देखे बिना उसने तलवार आगे की तरफ घुसा दी। वो तलवार सीधे उस दूसरे आदमी की छाती के पार हो गई। सुमंत! एक महिला चिल्लाई। अभिमन्यु ने अपने होंठ दांतों तले दबाए और सामने की ओर भागा। वो बाईं ओर कूद गया और जहां से आवाज आई थी वहां तलवार चला दी। महिला ने अभिमन्यु के पहले 2 हमलों को रोक लिया, लेकिन अभिमन्यु ने आसानी से तीसरे हमले में अपनी रफ्तार का फायदा उठाते हुए उसका सिर काट दिया। वो तुरंत मर गई। चिप ने अभिमन्यु को युद्ध के मैदान में हर पहलू को पकड़ने में मदद की। 8 लोग बचे थे और उन्होंने आखिरकार उसे घेर लिया। उन सभी ने हरे रंग के सूट पहने थे जिन पर पेड़ के पत्ते थे। हालांकि वो घिर गया था, लेकिन वो बिल्कुल भी घबराया नहीं। उसने महसूस किया कि लड़ाई के दौरान वो उनसे बहुत तेज और फुर्तीला है और चिप की मदद से वो हर एक वार को आसानी से चकमा देकर बच सकता है। ये अभिमन्यु चौहान है, भवानी सिंह का बेटा! एक लड़के गुस्से में चिल्लाए। ऐसा लग रहा था कि वो लगभग 17 वर्ष की होगी। ये ऐसे कैसे संभव है? इसने हमें कैसे ढूंढ लिया? अभिमन्यु मुस्कुराया। वो 1 सेकंड में लड़की की ओर दौड़ा और उसकी गर्दन काट दी। उसे मार डाला है भगवान! उसने अभी अभी माधुरी को मार डाला। सारे लोग आवेश में अभिमन्यु की ओर दौड़े। अभिमन्यु ने अपने शरीर को थोड़ा बाईं ओर झुकाया और 2 एक साथ हुए प्रहार को चकमा देते हुए नीचे की ओर झुका और एक आदमी की कमर पर वार किया। वो 2 हिस्सों में बंट गया। बाकी लोग उसकी प्रतिक्रिया की गति और चपलता से हैरान थे। इससे पहले कि अभिमन्यु बाकी दोनों को मारता, उसे अचानक अपनी तलवार अपने सिर पर उठानी पड़ी। अभिमन्यु ने चिप के सहारे काले तीर को रोक लिया और ऐसा करते हुए वो अपना संतुलन भी खो बैठा। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी! एक आदमी चिल्लाते हुए झाड़ियों से दौड़ा और अलग अलग दिशा में तलवार घुमाते हुए अभिमन्यु पर वार करने लगा। अभिमन्यु ने अपनी 2 धारी तलवार से सारे हमलों को रोक लिया। अभिमन्यु ने महसूस किया कि उसके हमले काफी तेज हैं, पर उसमें सटीकता का अभाव है। कई बार उसे ऐसा लगा कि ये और तेज हमला कर सकता अगर इसने बेवजह के हमले ना किए होते। अभिमन्यु ने एक और बाईं ओर से आती हुई तीर को तलवार से रोका और चिप के सहारे जांच करने लगा। अज्ञात लक्ष्य, ताकत 2 से अधिक, फुर्ती 3 से अधिक, सहन शक्ति 2 से कम, लेकिन 1 से अधिक। वो अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर रहा है। 0 ने सूचना दी। अभिमन्यु पीछे हट गया और नीचे की तरफ झुककर बिना देखे ही तलवार का वार ऊपर की तरफ कर दिया। काम तमाम, अभिमन्यु ने पीछे कूदते हुए कहा। वो आदमी किसी डंडे की तरह सीधा खड़ा था। अभिमन्यु की तलवार उसकी ठुड्डी से घुसकर उसके सिर से बाहर आ गई थी और खून किसी बरसात के पानी की तरह बह रहा था। शूरवीर स्तर का वो आदमी जमीन पर गिर गया और उसकी मौत हो गई। ये पहला शूरवीर स्तर का योद्धा है जिसे मैंने खुद मारा है। अभिमन्यु बहुत उत्साहित था। उसने अपनी तलवार पकड़ी और बाकी लोगों की तरफ कूद पड़ा। थोड़ी देर हवा में लोहे के टकराने की आवाज आई और उसके बाद एक एक करके सब लोगों ने चीखते हुए अपने प्राण त्याग दिए। जंगल में फिर एक बार शांति पसर गई। अभिमन्यु ने चारों तरफ देखा। सबके शरीर के टुकड़े यहां वहां बिखरे पड़े थे। हालांकि ये सब उसी ने किया था, पर यह दृश्य देखकर उसे अच्छा नहीं लगा। वो मरे हुए शूरवीर सेनापति के मृत शरीर के पास गया और उसके कपड़ों पर अपनी तलवार पर लगे खून को साफ किया।
वो यहां से निकलने ही वाला था कि एक अजीब सी बदबू आसपास की हवा से आने लगी और उसने झाड़ियों में हलचल भी महसूस की। जब तक वो कुछ कर पाता, बड़ा सा खूंखार भालू बाहर निकल आया। अभिमन्यु उसका आकार देखकर कांपने लगा। ये शायद खून की खुशबू सूंघकर यहां धमका था और अब अभिमन्यु की ओर ही बढ़ रहा था। अब आगे क्या होगा? अभिमन्यु कैसे इस जानवर से खुद को बचाएगा? ये एक बहुत बड़ा सा काला भालू था जिसकी लंबाई लगभग 15 फीट से ज्यादा थी, पर वो सीधा खड़ा था। उस काले पहाड़ी भालू को देखकर अभिमन्यु को जल्दी ही इस बात का एहसास हो गया कि वो इस वक्त कितनी बड़ी मुसीबत में है। इसके बारे में उसने किताब में पढ़ रखा था। अभिमन्यु के पास सोचने का बिल्कुल भी समय नहीं था। उसने भालू की आंख की ओर तलवार ताने हुए धीरे धीरे पीछे जाना शुरू किया। भालू गुर्राते हुए अभिमन्यु की ओर बढ़ा और अपने पंजों से तलवार पर जोर से आघात किया। इस आघात से अभिमन्यु अपना संतुलन खोकर बाईं ओर लुढ़क गया। इतना भारी होने के बावजूद भालू बहुत ज्यादा फुर्तीला था और उसकी रफ्तार ने अभिमन्यु को अचंभित कर दिया। अभिमन्यु ने जीरो से भालू की क्षमता आंकने को कहा। काला पहाड़ी भालू, ताकत 6 से अधिक, रफ्तार 2 से अधिक और सहन शक्ति 10 से अधिक, जीरो ने बताया। भालू की दहाड़ने की आवाज चारों तरफ जंगल में गूंज रही थी। चिप ध्रुव को उसके दुश्मनों की जगह और क्रियाकलापों के बारे में तब ठीक से बता पाती थी जब उसके दुश्मनों की ताकत लगभग ध्रुव इतनी ही हो। पर उसका वर्तमान दुश्मन काला पहाड़ी भालू बहुत ही ज्यादा ताकत और सहन शक्ति का मालिक था। तभी ध्रुव को ध्यान आया कि वो फुर्ती में भालू से आगे है। ध्रुव ने अपनी फुर्ती, जो कि भालू के मुकाबले उसमें ज्यादा थी, उसका फायदा उठाकर भालू पर हमला किया और तलवार से उस पर वार कर दिया। हालांकि इस हमले का भालू पर रत्ती भर भी प्रभाव नहीं पड़ा। उसकी चमड़ी लोहे की भांति मजबूत लग रही थी और अभिमन्यु की तलवार एक खरोच से ज्यादा कुछ नहीं कर पाई। ध्रुव हैरान था। वो सोचने लगा, भलाई किसमें है? ध्रुव ने भागकर अपनी जान बचाने में ही समझदारी समझी, क्योंकि भालू के साथ वो ज्यादा देर लड़ नहीं पाता और बेवजह अपनी जान गंवा बैठता। वो अपनी पूरी जान लगाकर भागा। भालू ने कुछ देर तक उसका पीछा किया, पर अपने से बहुत अधिक तेज भागने वाले शिकार पर उसने ज्यादा समय नहीं गवाया और वो वापस शवों की ओर मुड़ गया। वहां बहुत लजीज भोजन उसका इंतजार कर रहा था। ध्रुव को यह यकीन हो गया कि भालू अब उसके पीछे नहीं है, तो वो रुका और पीछे मुड़कर भालू की तरफ देखने लगा। उसने सोचा भालू भी रुका हुआ उसे देख रहा था, लेकिन थोड़ी दूरी पर था। भालू खा रहा था, पर वो पूरी तरह से सचेत था और बार बार गुर्राते हुए ध्रुव की दिशा में देख रहा था। ध्रुव ने सोचा कि कहीं ये फिर से उसका पीछा न करना शुरू कर दे और कोई बड़ी मुसीबत ना खड़ी हो जाए, इसलिए उसने जंगल के बाहर भाग जाने में ही अपनी भलाई समझी। ध्रुव अपने आज के परिणामों से बहुत खुश था। उसने आज 1 से अधिक शत्रु के विरुद्ध लड़ने का अनुभव प्राप्त किया था और उसे अपनी ताकत की बेहद समझ भी हुई। लेकिन आज ध्रुव को इस बात का भी यकीन हो गया कि उसे और शक्तिशाली होने की जरूरत है। शायद मैं अगली बार भालू का सामना कर पाऊं। मुझे कुछ और बांस और टहनियां खाने की जरूरत है। जंगल से निकलते ही उसने सोचा। आज पहली बार अपने पुनर्जन्म के बाद से उसने एक सुकून की सांस ली, क्योंकि वो जान गया था कि अब वो इस दुनिया में अपनी रक्षा कर सकता है। इस दुनिया में सिर्फ ताकत ही सब कुछ है और कमजोर होने के कारण उसे मृत्यु का डर हर वक्त सताते रहता था। जिस शूरवीर को आज उसने मारा, वो सेनापति संग्राम सिंह और राम सिंह के स्तर का सेनानी था। वो सारे योद्धा जो अभिमन्यु के साथ अभ्यास करते थे और जिनके पास बीज भी था, वो शुरुआती महीनों में तो बहुत तेज रफ्तार से प्रगति करते हैं, पर उनमें से शायद ही कोई उच्च स्तर का शूरवीर बन पाता है। अधिकतर मध्यम या निम्न स्तर पर ही रह जाते हैं और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वो सब अपना ज्यादातर ध्यान अपने शरीर की शक्ति बढ़ाने पर देते हैं। युद्ध कला पर उनका ध्यान उतना नहीं होता। इसके उलट
अभिमन्यु ने अपना ज्यादा ध्यान युद्ध के दांवपेच सीखने में लगाया था और चिप की मदद के कारण ही रूप से सोचता रहा। खासकर उसने अपनी गलतियों पर अपना ध्यान केंद्रित किया, जो कि युद्ध के दौरान उसे नहीं करनी चाहिए थी, और आगे भविष्य की लड़ाइयों में वो ऐसी गलतियां अनुसार उचित मात्रा में खाना शुरू कर दिया था। तब तक भवानी सिंह भी महल में वापस लौट आए थे और उन्हें अभिमन्यु के घायल होने की खबर मिली। बाकियों की तरह वो भी इस गलतफहमी में थे कि अभिमन्यु की हालत जंगली भालू ने की है। अगले दिन अभिमन्यु लाइब्रेरी में बैठकर इस समय और दुनिया की अलग अलग रहस्यों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था। वो अपना खाली समय ज्यादातर लाइब्रेरी में ही बिताता था और उसे जो भी जरूरी चीज दिखाई पड़ती वो उसे चिप के सहारे रिकॉर्ड भी कर लेता था। उसका यह मानना था कि जानकारियों का सहारा लेकर ही वो अपनी कमजोरियों के बावजूद कुछ अच्छा हासिल कर पाएगा। दोपहर का समय था और सूरज की रोशनी खिड़की से कमरे में चली आ रही थी। भवानी सिंह ने दरवाजा खोला और उसने कहा, अभिमन्यु। उन्होंने अपने लंबे बाल कंधे के पीछे झटके हुए थे और सूरज की रोशनी नहीं, वो बहुत चमकदार लग रहे थे। उनकी कमर में एक छोटी लेकिन बहुत मजबूत तलवार लटकी हुई थी। पिताजी। अभिमन्यु जल्दी से उठ खड़ा हुआ और विनम्रता से भवानी का अभिवादन किया। वो जानता था कि भवानी सिंह उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। वो उनकी आंखों में बहुत बार अपने लिए चिंता स्पष्ट रूप से देखता था और वो जानता था कि भवानी सिंह उसके भविष्य के लिए बहुत चिंतित रहते हैं। मैंने सुना है कि जंगल में आपको पहाड़ी भालू मिला था, उसने आपको घायल कर दिया। भवानी सिंह ने चिंता भरी आवाज में कहा, आपको क्या पता चला है? मैं तो बस कोशिश कर रहा था कि। अभिमन्यु ने डरते डरते कहा, मुझे जगह बताओ, वो कहां था? भवानी सिंह ने अभिमन्यु को बीच में ही रोकते हुए पूछा। पिताजी, मेरी बात तो सुनिए। मैंने जितना पूछा उतना बताओ, भवानी सिंह ने गुस्से में आवाज चढ़ाकर कहा। अभिमन्यु डर गया और उसने भवानी का जवाब देना उचित समझा। महल के उत्तर से लगभग 200 मीटर की दूरी पर, मुझे ठीक से याद नहीं है। अभिमन्यु ने पिता के दबाव में हड़बड़ाते हुए उत्तर दिया। भवानी सिंह ने एक पल के लिए अभिमन्यु को देखा और तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। दरवाजा जोर से अभिमन्यु के सामने बंद हो गया। आगे क्या होने वाला था और उसके पिता आगे क्या करने वाले थे, ये देखने के लिए अभिमन्यु तेजी से सीढ़ियों से नीचे भागा। भवानी ने सुना कि अभिमन्यु उसका पीछा कर रहा है और वो रुक गया और पलट के बोला, अभिमन्यु, तुम यही रुको और मेरा यहीं पे इंतजार करो। मैं नहीं चाहता तुम एक बार फिर अपनी जान खतरे में डालो। पिता का ये प्रेम देखकर अभिमन्यु की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन भवानी के सर पे तो शिकार सवार था। उसने अभिमन्यु के आंसू नहीं देखे और वो वहां से निकल गया। ध्रुव हैरान था पिता के प्रेम से, क्योंकि वास्तव में भवानी उसका पिता नहीं था, लेकिन अब ध्रुव का जीवन तो अभिमन्यु का जीवन था। अभिमन्यु का पिता अब ध्रुव का पिता। ध्रुव से रहा नहीं जाता और वो वहां से निकलने का रास्ता देखने लगता है। तभी उसे वहां पे एक घोड़ा दिखता है। ध्रुव ने आज तक घोड़ा नहीं चलाया था। वो उस घोड़े के पास जाता है और देख के हैरान रह जाता है। वो घोड़ा अपने आप बैठ जाता है। ध्रुव समझ गया कि शायद ये घोड़ा अभिमन्यु का पालतू था। वो झट से उसके ऊपर बैठकर सीधा ट्रेनिंग ग्राउंड पहुंचा। भवानी सिंह ने सारे सैनिकों और योद्धाओं को आदेश देकर वहां बुलवा लिया था। अभिमन्यु के साथ जंगल में कौन गया था? भवानी सिंह ने सख्ती से पूछा। वहां पर जमा हुए सारे लोगों ने दहशत के साथ एक दूसरे को देखा, पर किसी ने कुछ जवाब नहीं दिया। यदि तुम खुद सामने आ गए तो मैं ज्यादा सख्ती नहीं दिखाऊंगा, पर अगर ऐसा नहीं हुआ और मैंने पता किया तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा। तुम जानते हो कि अपने युवराज की रक्षा ना करके तुमने अपने कर्तव्य का ठीक से पालन नहीं किया है। नियम के अनुसार तुम्हें सिर्फ 20 कोड़े लगाए जाएंगे। भवानी सिंह के मुंह से इतना सुनकर सारे सैनिकों ने थोड़ी राहत महसूस की और उनमें से एक आगे आया और उसने कहा, महाराज भवानी सिंह, वो सैनिक मैं और रांगा थे, हम बहुत लज्जित हैं, कृपया हमें दंडित करें। कोई मेरे लिए मेरा चाबुक लाओ। भवानी सिंह ने सिर हिलाया और कहा,
एक सैनिक दौड़ता हुआ चाबुक लेकर भवानी सिंह की तरफ आया। उसके पहले ही अचानक भवानी सिंह ने अपनी तलवार निकाल ली और दोनों सैनिकों के सिर पर चला दी। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि आसपास किसी को कुछ समझ नहीं आया। दोनों धराशायी हो जमीन पर गिरे और उनकी गर्दन से खून ऐसे बहने लगा जैसे किसी बर्तन के उड़ेलने पर पानी बहता हो। ट्रेनिंग ग्राउंड में मौत सा सन्नाटा पसर गया। सब सैनिक बहुत डर गए थे, खासतौर पे अभिमन्यु जो दूर खड़े इस दृश्य को देख रहा था। अभिमन्यु मेरा बेटा है, अगर उसे कुछ हो जाता है तो चौहान परिवार का उत्तराधिकारी कौन होगा? भवानी सिंह ने ऊंची आवाज में कहा। तुम्हें मेरे बेटे को जंगल में जाने ही नहीं देना चाहिए था। क्या तुम मेरे बेटे को मारना चाहते हो? मैं तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पूरे परिवार को भी खत्म कर देता, पर मैं तुम दोनों को बहुत समय से जानता था, इसलिए सिर्फ तुम्हारी जान लेकर संतुष्ट हूं। भवानी सिंह ने मृत शरीरों को देखते हुए कहा। मुझे आशा है कि ऐसा मुझे किसी और के साथ नहीं करना पड़ेगा। भवानी सिंह ने बोलते हुए अन्य तलवारबाजों की ओर देखा। इनके शरीरों को जलाने का प्रबंध करो। वहां पर जमा हुए सभी लोग डर के मारे चुपचाप खड़े रहे। कोई जोर से सांस भी नहीं ले रहा था कि कहीं भवानी सिंह के बोलने में अवरोध ना पड़े और उसे किसी तरह से गुस्सा ना आ जाए। 4 सैनिक शवों को उठाकर ले जाने लगे। मुझे मेरी तलवार और मेरा कवच ला कर दो, मुझे जंगल में जाना है, भवानी सिंह ने कहा। जी महाराज, सैनिकों में से एक ने कहा और वो कवच लेने के लिए दौड़ निकला। अभिमन्यु वहां खड़ा ये सब देख रहा था। वो उन दोनों सैनिकों के लिए बहुत बुरा महसूस कर रहा था, पर दुर्भाग्यवश वो कुछ नहीं कर सका। वो सोच रहा था कि उसकी गलती की सजा उन दोनों निर्दोष सैनिकों को मिली। उन्होंने तो उसकी भरसक मदद ही की थी। वो बहुत लाचार और डरा हुआ महसूस कर रहा था। उसने पहली बार अपने पिता को इतने क्रोध में देखा था। तभी एक सैनिक की नजर अभिमन्यु पे पड़ी और उसने ऊंची आवाज में कहा, युवराज। ये सुन भवानी सिंह घबरा उठा और उसने कहा, युवराज? कहां है युवराज? तभी अभिमन्यु को भवानी के सामने निकल के आना पड़ा। अभिमन्यु को देख भवानी परेशान हो उठा और उसके पास घबरा के पहुंचा और बोला, तुम यहां क्यों आए हो? मैंने तुम्हें मना किया था। अभिमन्यु से रहा नहीं गया और वो भावुक होकर बोल उठा, क्योंकि पिताजी, मैं जानता हूं कि वो बहुत खतरनाक जानवर है। मुझे आपकी चिंता हो रही थी, मुझसे रहा नहीं गया। अभिमन्यु को भावुक होते देख सब काफी सख्ते में थे। अभिमन्यु को वो ऐसा नहीं जानते थे। अभिमन्यु इतना भावुक नहीं था, लेकिन तब तक सैनिक भवानी का कवच लेके आ गए थे। अभिमन्यु ने देखा कि भवानी सिंह ने सुनहरे कवच पहने और अपनी तलवार को अपनी बेल्ट में खोसा और जंगल की ओर निकलने को हुए। अभिमन्यु जानता था कि वो उस भालू का शिकार करने जा रहे हैं। पिताजी, रुकिए। अभिमन्यु ने धीमी आवाज में कहा और उसने अपनी तलवार को अपने दाहिने हाथ में कसकर पकड़ लिया। वो अपने पिता के लिए अगाध प्रेम को महसूस कर पा रहा था। आज उसे पता चला था कि उसके पिता उसके लिए किसी की जान ले भी सकते हैं और अपनी जान दे भी सकते हैं। और वो ये भी समझ गया था कि उन दोनों सैनिकों को मार के दरअसल उसके पिता ने उसे भी ये संदेश दिया है कि इंसान को कुछ भी करने से पहले सोचना चाहिए कि उसके उस कृत्य का क्या परिणाम निकलेगा। लेकिन भवानी रुका नहीं और अपने घोड़े पर सवार निकल गया। आधा घंटा निकल गया था और वे सब भवानी का इंतजार ही कर रहे थे। तभी एकदम से एक आवाज आई जिसे सुन के अभिमन्यु का दिल दहल गया। ये भवानी की आवाज थी, जोर की आवाज। ऐसा लगा जैसे भवानी को कुछ हो गया है। ऐसा लगा जैसे शायद भालू ने भवानी को मार दिया। अभिमन्यु से रहा नहीं गया। वो पैदल जंगल की ओर भाग निकला। पिताजी, मैं आ रहा हूं, आपको कुछ नहीं हो सकता। क्या भवानी सिंह भालू के हाथों मारा गया?